जय हिंद बच्चों, चाय सीरीज की क्लास नंबर 2 आपके सामने है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने चाय सीरीज की पहली क्लास को इतना प्यार दिया। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखो, थारा भाई इसी तरह से अपना जलवा बरकरार रखेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, जो पूना समझौता हुआ था, उसके बारे में स्टेटमेंट है। आप लोगों को स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे फिर भी इसमें गलती करते हैं कि इसमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ये भूल जाते हैं। यहां पर नॉट ट्रू पूछा है, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। सेकंड गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सबके सब ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग लिए। भारत देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से इस तरह से टूट जाए तो ब्रिटेन के जो उस टाइम पे पीएम थे रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट सबको दे दिए। तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट जिस चीज में उन्होंने सबको दे दिए थे बच्चों, उसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। आप लोग यहां से याद रखोगे क्या कि कम्युनल अवार्ड क्या है बच्चों। अब कम्युनल अवार्ड में जो अमेंडमेंट आया था, जो सुधार आया था, उसी सुधार को क्या बोलते हैं हम, पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड के बाद ही गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ की घोषणा की थी कि जब तक इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा, और तभी बी.आर. अंबेडकर लेके आए थे आपके पूना पैक्ट। तो उसी के बारे में ये स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, अब जरा इसको देखते हैं। विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की गई थी। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर दलित क्लासेस इन द लेजिस्लेचर वाज इंक्रीज्ड। बिल्कुल सही बात है। जब ये पास हुआ था बच्चों, तो जो सीट्स है ना, वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। किसी किसी डेटा में 147, किसी में 148 है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हुआ, ये स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अंबेडकर ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। नहीं, ये साइन किया गया था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हुआ। ठीक है, अब अगर ये हमारा गलत हुआ है और हमसे अगर पूछा है कि 4 में से कौन सा गलत है, तो ऑब्वियसली यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से अगले एग्जाम में इस तरह का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि कम्युनल अवार्ड का संशोधन क्या था। तो आप लोग ध्यान रखोगे, कम्युनल अवार्ड का संशोधन पूना पैक्ट था। ठीक है, जिसमें सीट्स इस तरह से बढ़ाई गई थी, और ये सेकंड आरटीसी के बाद हुआ था। आरटीसी बच्चों 3 हुई थी। ऐसे कौन व्यक्ति थे जो तीनों के तीनों आरटीसी में प्रेजेंट थे, तो आप लोग याद रखोगे वो भी बी.आर. अंबेडकर थे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, Which of the following do the 5 P's of sustainable development refers to? इनमें से सतत विकास के 5 P निम्नलिखित में से 5 P हैं, तो इनमें से कौन से हैं, आपको ये चूज करना है। आंसर तो इसका बच्चों ये होगा क्या कि एक P से पीपल, एक से पीस, एक से प्रोस्पेरिटी, एक से प्लेनेट और एक से पार्टनरशिप। लेकिन यहीं पे आप 2 चीजें और याद रख सकते हो इस क्वेश्चन से। वो क्या बच्चों, 3P का भी कंसेप्ट है। जो ये 3 P है, ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। मॉडरेट्स जिस तर्ज पे काम करते थे, जो उनका काम करने का तरीका था, वो 3P था। वो 3P क्या था कि सबसे पहले वो करेंगे प्रेयर, प्रार्थना। उससे भी अगर काम नहीं चलेगा तो वो करेंगे पिटीशन। ठीक है, पिटीशन। और अगर पिटीशन से भी काम अगर नहीं चलेगा तो वो प्रोटेस्ट पे यानी कि धरने पे बैठ जाएंगे। तो ये 3 P's आप मॉडरेट से भी याद रख सकते हो। फिर यही 3P बच्चों आप ध्यान रख सकते हो फंडामेंटल राइट में 25 से 28 तक जो आपके धार्मिक मौलिक राइट्स हैं, जो आपके रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें भी 3P है कि एक P का मतलब यह है कि आप प्रोफेस कर सकते हो, आप व्यक्त कर सकते हो आप किस जाति, किस धर्म से हो, यानी कि बच्चों प्रोफेस। फिर जो आपका धर्म है आप उसी हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक P से ये हो गया प्रैक्टिस, और तीसरा आप उसका प्रचार भी कर सकते हो, यानी कि प्रोपोगेट। बट बच्चों आप किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन या तो लालच से या किसी भी डर के हिसाब से नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम में ये वाले 5 P पूछे गए हैं, तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि अगले किसी एग्जाम में ये 3 P भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दादाबाई नरोजीज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इनकी ये बहुत फेमस थ्योरी थी। अब आप इन नाम को तो आप जानते ही होंगे, जिनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है बच्चों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनका एक बहुत प्रमुख, बहुत फेमस एक लेखन भी है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, पॉवर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
इसके साथ हम ये बात भी ध्यान रख सकते हैं कि ये पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटेन में क्या थे, एमपी थे, मेंबर ऑफ ये पार्लियामेंट थे। फिर हम जानते हैं कि जो आईएनसी के जो सेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो 1906 वाला सेशन था उसके ये बच्चों क्या थे, प्रमुख थे, यानी कि उसके ये प्रेसिडेंट थे। और उसी सेशन में आप वर्ड याद रख सकते हो, कौन सा, जो कि बहुत बार पूछा गया है, वर्ड स्वराज। तो जब हमने इतनी सारी चीजें अब जान ली हैं तो अब क्वेश्चन देखो कि ये यहां पर क्या बोल रहे हैं। दादाभाई नौरोजी के धन अपवाह के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के शोषण को समाप्त करने के लिए किस प्रमुख आर्थिक मुद्दे का समाधान करना आवश्यक है। यानी कि ये 4 मुद्दे हैं, अब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको सोल्व किया जाना चाहिए प्रायोरिटी के हिसाब से। तो बच्चों इन्होंने यहां पर बात बताई थी कि भारत और ब्रिटेन के बीच असमान आर्थिक विनिमय, ठीक है, अनइक्वल इकोनॉमिक एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ही यह है कि ये यहां से सारी चीज शिफ्ट कर रहे हैं, कहां पर, ब्रिटेन में। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी। ये हुए आपके इजी क्वेश्चन। आप लोगों को बच्चों मेंटेलिटी रखनी ही ये है कि अगर कोई नया क्वेश्चन है तो हम उसमें से क्या सीख सकते हैं। हम या तो क्वेश्चन लाएंगे बहुत इजी और उस पर हम खुश हो जाएंगे कि जी 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 एकदम ठीक हो गए। ठीक है, ठीक हो गए, लेकिन उससे हमने सीखा क्या। हर एक मॉक टेस्ट, एक अच्छा मॉक टेस्ट वो है जहां से आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते हैं। ठीक है बच्चों, अब 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के। ये देखो, ये लंबे लंबे जो स्टेटमेंट हैं जिनको देखते ही तुम्हारा मन बिल्कुल ऐसे होता है कि इन्हें तो हमें छोड़ देना है, यही आदत ठीक करनी है। जो भी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, लेंदी हैं, हमें इनको पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर देखो किस स्कीम के बारे में दिया गया है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अब ये जो बच्चों स्कीम है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। इसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट, और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर है उसको भी ये मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं, उसको भी ये मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर की भी ये बात करते हैं। होता क्या है कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनको सब्सिडी पे महिलाओं को ड्रोन्स दिए जाएंगे, फिर ये महिलाएं इन ड्रोन्स को आगे रेंटल सर्विसेज यानी कि किराए पर देकर अपना कुछ व्यापार इस तरह से कर सकती हैं। सब्सिडी 80% तक होगी, यह बात इसमें कही गई है। अब जरा स्टेटमेंट देख लो, यह 2024-25 से 25-26 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने के लिए 1261 करोड़ के जो है ये क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र मतलब बच्चों किस सेंटर के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट एक इंग्लिश में पढ़ लो, किसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 सिलेक्टेड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू ऑफर रेंटल सर्विसेज, यही बात बताई थी अभी या नहीं, टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये बात भी बिल्कुल भाई ठीक हुई। और तीसरा, इस स्कीम के जो अंडर है वो जो सब्सटेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कितने परसेंट तक है, 80% तक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी बच्चों ठीक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। ये आदत डाल लो कि अगर आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखोगे तो घबराओगे नहीं। जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करोगे और रियलिटी में जब रियल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तो किड्स वाली बात है, हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये देखो, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये किसके बारे में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताओ जरा बच्चों मुझे कि बताओ कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें आरबीआई से स्टेटमेंट नहीं आते। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखने हैं ये स्टेटमेंट। ये देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द बैंकिंग सिस्टम, सही बात है। इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी कहा जाता है कि जब बाकी बैंकों को कोई पैसा ना दे तो लास्ट में सबसे बाद में पैसा कौन देगा, आरबीआई देगा, बिल्कुल ठीक बात है। मैनेजिंग द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है भाई। एंड मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि हमारे जो डॉलर हैं, जो एसडीआर हैं, इन सब को भी मैनेज करने का काम किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। यह बिल्कुल सही बात है। अगर बाहर के पैसों को मैनेज करने की बात आती है तो आप 3 वर्ड याद रख सकते हो बच्चों, फेमा, फेरा, ये एक्ट है, अधिनियम है, और पीएमएलए। ध्यान से जरा सुनो, एफई मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज ये मैनेजमेंट का एक्ट है। एफईआरए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और बच्चों पीएमएलए क्या है, 2002 का अधिनियम है, 2002 का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, आज ऐसी नहीं चल रही इसलिए गर्मी है, और एक तो मैं हॉट भी बहुत हूं इसलिए मुझे पसीने आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को भी याद रख सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बच्चों क्या है कि ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो एक्ट था, अधिनियम था, वो 1934 का था। एक्ट से आप 2 चीजें ध्यान रख सकते हैं,
आरबीआई के बच्चों दो एक्ट हैं, एक तो है 1934 का जिससे ये स्टैब्लिश हुआ, और रेगुलेशन का 1949 का एक्ट भी है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। तीसरा, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पहले जो इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन बाद में 1937 में इसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये तीसरा वाला स्टेटमेंट तो 3-4 जो एग्जाम्स हैं उनमें डायरेक्टली भी पूछा गया है, तो ये तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, तेज बहादुर सप्रू के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग तेज बहादुर सप्रू? उन्होंने एनी बेसेंट को बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में सहायता की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही एंटर्ड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द होम रूल लीग मूवमेंट। बच्चों ये जो मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल जो मूवमेंट है इसमें 2 इंपॉर्टेंट पायनियर थे, 2 इंपॉर्टेंट लीडर थे। एक तो खुद कौन थी? एनी बेसेंट, और उनके साथ साथ कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये बात आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी। ठीक है, उसके बाद तेज बहादुर सप्रू के बारे में ही स्टेटमेंट है। ही पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड आरटीसी गोलमेज सम्मेलन में, दूसरी में थे जो कि लंदन में हो रही थी बिटवीन 1930 और 32 में। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि आरटीसी को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? गोलमेज सम्मेलन को बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये पहली ऐसी घटना थी कि जहां पे ब्रिटिशर्स को इक्वल माना जा रहा था, किसके? इंडियंस के। अब ये बात हमारे लिए ये पर्सनल जीत इसलिए थी क्योंकि हमने एक लंबा सफर तय किया है जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ी बड़ी किताबों में इस तरह से लिखा गया है कि जो ब्रिटिशर्स के ऑफिस थे उनके बाहर लिखा रहता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और अब क्या है कि ब्रिटिशर और इंडियंस अब इक्वल हैं। तो बाकी आप लोग समझ जाओ अब कि अगर अब हम वो हैं तो आप भी वही हैं। ठीक है, तो यानी कि बच्चों ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो जरा कहां पे है? 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, ठीक है, रियलिटी चेक। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आप कहोगे कि सर ये ओथ वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अरे जरा पहले ध्यान से पढ़ तो लो, इनमें करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया है। जो ओथ एंड अफर्मेशन है इसकी जो अनुसूची है वो कौन सी है बच्चों? वो हम सब जानते हैं कि 3rd शेड्यूल में, तीसरी अनुसूची में सबकी ओथ शपथ के बारे में है। लेकिन ध्यान से देखो जरा, शपथ के मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं अपने कार्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से, इसका ऑर्डर पूछ लिया है कि सबसे पहले क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे। जैसे कि प्रीएम्बल का जो ऑर्डर है वो कई बार पूछा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या है कि जी सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे ही इसका भी ऑर्डर पूछ लिया गया है। इसीलिए ये टफ क्वेश्चन में आएगा। टफ क्वेश्चन मतलब जो हमने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रेगुलरली नहीं पढ़ा है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये होगा कि सबसे पहले जो शपथ लेगा वो संविधान के प्रति निष्ठा दिखाएगा, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद बच्चों सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद कि वो अपने जो कार्य हैं उनका वो सही से वो करेगा बिना किसी भेदभाव के, यानी कि संविधान के प्रति निष्ठा, संप्रभुता और अखंडता, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन और निष्पक्षता। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। मुझे पर्सनली ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन सोचो ऐसी चीजें हम सिर्फ तभी जान सकते हैं जब हम क्वेश्चंस अच्छे करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये देखो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैच द कॉलम से बच्चे घबरा जाते हैं, इसीलिए मैं मैच द कॉलम का एक क्वेश्चन तो कंफर्म लेके ही आता हूं। देखो सन 2000 में ईयर 2000 में ना MDG आए थे, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। बच्चों जिनको आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि SDGs, बहुत सारे एग्जाम में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी 15 साल के लिए हैं, लेकिन ये 2015 से लेके 2030 तक हैं, और जो ये MDG हैं ये 2000 से लेके और 2015 तक थे। इन दोनों का क्या काम है? ये काम करते हैं बच्चों पॉवर्टी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज पे ये काम करते हैं। SDG तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन सा SDG किस लिए है। ठीक है, तो ये 17 SDG हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और ये 169 टारगेट्स हैं जो कि हर एक देश को दिए गए हैं कि आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इनको कंप्लीट करने की सोचना 2030 तक। अब अगर हमें मात्र ये 2 ही पता है तो हमारा इससे ही काम हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा SDGs 2015 पे लगा दो, ये रहा
ठीक है, यहां लगा दो। और ये 2000 वाला कहां पे, 2000 वाला यहां पे लगा दो। अब देख लो थर्ड पे फर्स्ट कहां है, थर्ड पे फर्स्ट ये रहा और फोर्थ पे सेकंड ये रहा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे थर्ड है। यूएन कॉन्फ्रेंस जो 1932 की थी वो बच्चों किसके लिए थी, एनवायरमेंट के लिए थी, और जो बचा वो फिर इसका। ठीक है, नेक्स्ट, तंबाकू सेवन के तरीके और उनके उपयोग, ये तुमने बायो में भी क्वेश्चन देखा होगा कि डिजीजेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्मोकिंग सिगरेट से कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, तो अगर हमने सिर्फ इतनी बात जान ली है कि ए पे सेकंड है, तो ए पे सेकंड देखो, ए पे सेकंड या तो यहां है या तो यहां है, तो ये दो ऑप्शन हम लोग काट देंगे। ठीक है, फिर च्युइंग टबैको, तंबाकू चबाने से इनमें से कौन सा होता है, इससे बच्चों ओरल कैंसर हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद सी पे 4 आएगा, क्योंकि या तो अब आंसर सी होगा और या तो ए होगा, तो बी पे 1 अभी भी कंफ्यूजन है। अब देखो सी पे क्या है, पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग मतलब कि जब आप खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे हो लेकिन आपका कोई दोस्त अगर आपके साइड में खड़ा हुआ है वो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उससे भी आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों वो प्रॉब्लम कौन सी होगी, वो होगी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगी। ठीक है, और उसके बाद लंबे समय तक निकोटीन के संपर्क में से रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, यानी कि बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हुए। और एक क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है, लेकिन होमवर्क जैसे आपका भाई एक्सप्लेन करता है ऐसे ही आप भी एक्सप्लेन करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है गदर पार्टी के मुख्यालय का नाम क्या है, लेकिन ये जो 4 ऑप्शन है गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा कि ये है क्या, और फिर आप अगर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो 2 या 3 बच्चों के स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा जिनका एक्सप्लेनेशन मुझे, किताबों में जो टफ भाषा है वो तो है ही, आपका अपना टैलेंट क्या है कि उस टफ भाषा को आप आसान तरीके से किस तरह से समझा पा रहे हो। तो ये रहा आपका होमवर्क। कैसी रही हमारी ये सीरीज, आपका स्कोर क्या रहा, आप कमेंट करोगे मुझे कि भैया हमारा स्कोर ये रहा है और हमें कुछ नया जानने को मिला है या नहीं। स्कोर और स्कोर के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन, और फिर हम लोग जो टॉप 3 कमेंट होंगे जिनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा उनको हम स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। चलो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ये क्लासेस ना अभी डेली नहीं होंगी, अभी ये वीक में 3 दिन है, और अगर आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहा फिर तुम लोग जानते ही हो कि अगर तुम कुछ मजाक में भी बोल देते हो कि भैया 6 बजे क्लास आनी चाहिए तो हम पूरी टीम उस चीज में लग जाती है कि वो चीज आएगी। तुम लोग प्यार बरकरार रखो, थारा भाई जलवा बरकरार रखेगा। दिस इज मी हिमांशु सोम। मिलते हैं चाय सीरीज की क्लास नंबर 3 में। जय हिंद।